नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएस बंधु के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं आकलन प्रोग्राम के सेकंड आंसर राइटिंग सेशन को, जहां हम लोग बात करेंगे 2 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ टू हैंडल 2 मार्कर क्वेश्चंस। अब सबसे पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि कैसे पैटर्न रहता है, क्या होता है। पेपर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो करीब 25 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। अगर पेपर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ 15 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्कर्स। और अगर पेपर थर्ड की बात की जाए तो यहाँ वापस से 25 क्वेश्चंस 2 मार्कर के होते हैं। अगर मिला के बात करें तो 65 क्वेश्चन टोटल जीएस के 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। इनके नंबर 130 बनते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर 2 मार्कर ओवरऑल बात की जाए तो 130 नंबर के आते हैं, जिनमें से अगर आप पिछले पेपर देखोगे तो ये पैटर्न है कि 40 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आप लोग मतलब नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्शनल हैं और क्वेश्चंस ही ऐसे हैं कि उनको टैकल नहीं किया जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग। अब 90 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं। इनमें से अगर माना जाए तो 40 टू 45 मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? तो जो आगे की स्ट्रेटजी है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि जो 2 मार्कर है वो एक्चुअली 40 से 45 मार्क्स नंबर दिला सकते हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि हमको किस प्रकार से 2 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ 2 मार्कर्स कैसे-कैसे होते हैं। एक तो फैक्चुअल होता है डायरेक्टली। ये या तो आता है या नहीं आता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। कृष्णा की 8 सहायक नदियाँ या जो बीएपी पार्टी थी, बाप पार्टी, उसके लिए ये सब चीज़ें पूछी गई थी पिछले ही एग्ज़ाम में। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और जैसे ये देख सकते हो आप, इदाशीष नोगरंग वगैरह, आलोक शुक्ला वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइप तो ऐसा है जो कि फैक्चुअल है, जिसकी अप्रोच डिफरेंट है। दूसरा टाइप थिंकिंग बेस्ड है, जो कि जैसे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन हो गया या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुख्य सरोकार क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है नहीं पूछा है, मुख्य सरोकार क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, निर्धनता की संस्कृति, दहेज प्रथा के दोष और कमियां। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि 2 मार्कर क्वेश्चंस 2 तरीके के आ सकते हैं, या तो फैक्चुअल आएंगे या थिंकिंग बेस्ड आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रूल्स क्या हो सकते हैं 2 मार्कर के लिए, ये हम लोगों ने ही प्रिपेयर किए हैं। तो बिल्कुल वैसे जज मत कीजिएगा, इसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है कि क्या रूल्स आप लोग अपनाए जाएँ। पर हमारे अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल है बी प्रिसाइज़। कहीं भी ना हमको एक्सटेंड नहीं करना है इसको बिना मतलब कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। या और देखो, जैसे कि ये एक इंग्लिश की आरिफ बंधु का ही आंसर की है इंग्लिश की, जिसमें कि पूछा है मेजर माउंटेन्स ऑफ मेघालय प्लेटू। ठीक है, अब यहाँ माउंटेन्स लिख दी, 3 माउंटेन, और हाईएस्ट पीक्स भी पूछी इसकी, तो सामने हाईएस्ट पीक्स लिख दी। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने के प्रयास नहीं करने हैं कि आप इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो। तो फर्स्ट रूल ये है कि बी प्रिसाइज, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट जो पूछा गया है वही लिखना है। ठीक है, दूसरा अगर रूल देखें तो डोंट ब्लफ इन सम क्वेश्चंस। डोंट ब्लफ इन सम क्वेश्चंस का मतलब है कुछ क्वेश्चंस में तो ब्लफ करना है, एक बार के लिए वापस ऊपर चला जाए। जैसे कि ये बाप पार्टी का जो क्वेश्चन है, इसमें आप चाह के भी ब्लफ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। या इदाशीष ये है, या आलोक शुक्ला का क्वेश्चन है, या कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, यहाँ आप ब्लफ कर भी दोगे तो उसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है, वो डायरेक्ट काट दिया जाएगा। और काट तो दिया जाएगा, इसके साथ में एग्ज़ामिनर के मन में कुछ छवियाँ भी बन जाती है आपकी, तो वो अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है? ब्लफ तो ना ही किया जाए। जितना पार्ट आपको आता है उतना आप अटेंड करो और उसके अलावा छोड़ दो।
ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है? पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस का। अब सेकंड जो इसका टाइप था, वेस्ट टॉक्सिफिकेशन हो गया या निर्धनता की संस्कृति या दहेज प्रथा की दोष कमियाँ। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो हमको ज़रूर टैकल करना है, ठीक है? चाहे आए या ना आए, पर लिखने का प्रयास ज़रूर करना है, क्योंकि जैसे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन है, एक बहुत प्रिसाइज़ आंसर इसका मतलब हो तो सकता है, पर अगर इर्द-गिर्द भी आप कुछ लिख दोगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएँगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है बिल्कुल, इनमें तो लिखना है, पर ये जैसे कि बाप पार्टी वाला क्वेश्चन है, इनमें लिख के भी आप मतलब उतना फ़ायदा नहीं हो सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो सेकंड रूल हो गया, ब्लफ नहीं करना है कुछ-कुछ क्वेश्चंस में, नॉट फॉर द एंटायर क्वेश्चंस, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम। थर्ड रूल है, डायग्राम्स ज़रूर बनाने हैं। अब डायग्राम क्यों बनाने हैं? पहला, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, उसमें भी बताया गया है कि डायग्राम्स इसलिए होते हैं, एक तो एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो अच्छा लगे उनको भी चेक करने के लिए। सेकंड, पर्टिकुलरली 2 मार्कर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बहुत कम टाइम यहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम अभी देख के आ रहे हैं कि 40 से 45 नंबर यहाँ लाए जा सकते हैं। तो जितना कम टाइम हो सकता है उतना कम टाइम इन्वेस्ट करना है। इसीलिए बहुत मतलब डायग्राम बनाते हुए प्रिसाइज़ली उसको टैकल किया जा सकता है। तो डायग्राम कैसे? अगर आप ये आंसर कीज़ आपने देखी है आरएस बंधु की, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है और जितना भी जो पॉइंट्स लिख सकते थे, वो पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे भी यही किया गया है। तो यहाँ डायग्राम बना दिया, यहाँ ये एक सारणी जैसा कुछ बना दिया, यहाँ फ्लो चार्ट यूज़ कर लिया। तो जब आप ऐसे यूज़ करते हो ना, वो 2 मार्कर में सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है आपके पास कि मैक्सिमम क्या होता है, मतलब 70 टू 80% क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाएगा कि इसके गुण बता दो, इसके दोष बता दो, इसकी 4 ये चीज़ें बता दो, 4 ये चीज़ें बता दो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो कि एक मतलब कुछ वर्ड्स के ही होते हैं, तो उनके अंदर फ्लो चार्ट बहुत ईज़िली बनाया जा सकता है। इसलिए 2 मार्कर में यूज़ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट हो सके। ये आपका टाइम भी बचाएगा, मतलब मैक्सिमम आप 30 सेकंड में कवर कर लोगे। अगर इस तरीके से चलोगे ना, तो 30 सेकंड में आपका 2 मार्कर क्वेश्चन हैंडल होने लग जाएँगे। आज नहीं, कुछ मतलब प्रैक्टिस के बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट जब हम लोग समझ रहे हैं, तो एक बार के लिए हम सभी पूरे पेपर के लिए समझ लेते हैं। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं पेपर फर्स्ट, ठीक है? पेपर फर्स्ट में यहाँ तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं, यहाँ टाइम लिख लेते हैं, ठीक है? और यहाँ बाद में वो लिख लेंगे, ठीक है? तो अगर पेपर फर्स्ट में बात की जाए, 2 मार्कर जो हैं, वो 25 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि हमको पता ही है, ठीक है? 5 मार्कर्स जो हैं, वो होंगे 16 क्वेश्चन और 10 मार्कर जो हैं, वो होंगे 7 क्वेश्चन। 25 जो छोटे 2 मार्कर्स हैं, उनके लिए आप 1 मिनट 20 सेकंड दे सकते हो, ठीक है? जो 5 नंबर वाले जो 16 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए 5 मिनट ईच दे सकते हो आप, और जो 10 मार्कर हैं, उसके लिए 10 मिनट दे सकते हो। देखो, ये जो कैलकुलेशन है, ये सबके लिए अपनी होती है। ऐसे तो कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है इसके, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको चैनलाइज़ किया जा सके। तो देखो, 2 मार्कर्स जो हैं, वो 25 आएँगे। अगर आप 1.20 मिनट इसको देते हो, ठीक है? अब ये आप बोलोगे कि ये 1.20 मिनट ही क्यों दिया है सर? ये तो 2 मिनट हो सकता है, ढाई मिनट हो सकता है, हो तो कितना भी सकता है। पर क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि इस प्रोडक्टिविटी कितनी है। प्रोडक्टिविटी एक्चुअली 2 मार्कर आपको 40 से 45 नंबर दे रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए आप अगर 25 क्वेश्चंस को 1.20 मिनट जो देते हैं अगर मानो, तो ये बनता है आपका 30 मिनट, ठीक है? अगर 16 क्वेश्चंस को 5 मिनट देते हो तो ये 80 मिनट बनता है और ये 70 मिनट बनता है, ठीक है? इस तरीके से
आप 180 मिनट के अंदर अपना पेपर पूरा कर पाओगे। अब ये क्यों रखा है बताओ? क्योंकि 10 मार्कर स्कोरिंग होते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट दीजिए। अच्छे से अच्छे पॉइंट लिखने की यहाँ कोशिश करो, क्योंकि ये मैक्सिमम स्कोर आपको दिलवा सकते हैं। अगर 10 में से मानो 6 नंबर ले आए आप, या 10 में से मानो 5 भी ले आए, तो ऐसे तो आपने ढाई क्वेश्चंस कर लिए इसी के अंदर, केवल 5 नंबर में ही। अब अगर 5 मार्कर्स की बात की जाए तो 16 क्वेश्चन आएँगे, और आप 5 मिनट दो इनको। अच्छे से अच्छे-अच्छे पॉइंट्स निकाल के लिखो, तो 80 मिनट में आप कर लोगे, और ये बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको परस्यू कर सकते हो। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला रूल है 2 मार्कर्स को टैकल करने के लिए, कि इंक्लूड यूनिक एंड इफेक्टिव पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल देखें आंसर की में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कोई 3 पुस्तकें के नाम लिखने के लिए यहाँ क्वेश्चन है। अब आनंद मठ और देवी चौधुरानी तो सबको पता ही होगा, तो ये तो लिख ही दिया हमने। अब यूनिक पॉइंट्स क्या हुए? दुर्गेश नंदिनी, ये एक यूनिक पॉइंट हो गया, क्योंकि ये हर व्यक्ति नहीं लिखेगा ये सब चीज़ें, इतना ही लिख के छोड़ दिया जाएगा। चलो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको आए या ना आए वो भी डिपेंड करता है, पर मानो कि जैसे दहेज प्रथा वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अब दहेज प्रथा क्यों है, या कारण बताइए ऐसे मान लो, या इसके उपाय बताइए, या कारण ही मान लो कि कारण पूछ लिया जाए दहेज प्रथा के क्या कारण हैं। अब लोग लिख रहे हैं अशिक्षा है, ये है, वो है, ऐसे-ऐसे करके। पर ये इफ़ेक्टिव पॉइंट नहीं है अशिक्षा। इफ़ेक्टिव पॉइंट हो सकता है कि जो दहेज निषेध अधिनियम है 2006, उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसकी कोई धारा आप बता सको, तो बहुत ही अच्छा है कि उसकी ये धारा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्त किया जाना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को 4 चाँद लगा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये थे हमारे 2 मार्कर्स को टैकल करने के जो पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 5 मार्कर्स को कैसे टैकल किया जाए। जैसे हमने 2 मार्कर्स को देखा, एक बार उसी तरीके से 5 मार्कर्स को भी देख लेते हैं, ठीक है? 47 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? अगर 47 क्वेश्चंस को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बनते हैं 235 नंबर, ठीक है? और 235 नंबर के अंदर से आप मान के चलो कि 150 मार्क्स जो है ना, वो लाए जा सकते हैं। हाँ, तो 150 मार्क्स जो है वो लाए जा सकते हैं, ईज़िली लाए जा सकते हैं 150 नंबर। अब आप बताओ कि 150 नंबर के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, या 40 नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत मेहनत करनी चाहिए? और जबकि 40 नंबर आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है? 65 के करीब क्वेश्चन है 2 मार्कर, जबकि यहाँ 47 क्वेश्चन ही है, और इसके अंदर मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा दे सकता है, पर 150 तो आराम से दे सकता है मतलब, ठीक है? तो इसलिए आपको 5 मार्कर पे फ़ोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? 235 नंबर के ओवरऑल 5 मार्कर्स हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगर इसके रूल्स की बात की जाए, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे 2 मार्कर के अंदर अभी-अभी मैंने बताया कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन हो और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ कुछ पूछा हो, आपको नहीं आ रहा हो, तो आप बिल्कुल छोड़ के और आगे बढ़ो। उसमें आप टाइम खराब करोगे, 2 नंबर के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो छूट जाएगी आपकी। इससे अच्छा आप दूसरे पे ध्यान दे सकते हो। पर 5 मार्कर्स जो हैं उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या ना आए, प्रयास ज़रूर करना है कि आप उसको टैकल करो, ठीक है? सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड रूल है कि वन लाइनर इंट्रो ज़रूर दे दिया जाए। अब हो सकता है यहाँ पे आपके और मेरे जो विचार हैं वो ना मिले, पर किसी भी मतलब आंसर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भूमिका दे देते हैं तो बहुत अच्छा ही होता है मेरे हिसाब से। देखिए, जैसे 5 मार्कर हैं, और ये आर.एस. बंधु की आंसर की है। जैसा कि पूछा गया है कि प्रमुख भूकंपीय तरंगों का सविस्तार वर्णन कीजिए। पूछी भूतक भूकंपीय तरंगे पूछी थी, पर एक एक लाइन में, 2 लाइन में हमने केवल भूकंप भी बता दिया, ठीक है? अब उत्पन्न तरंगे, इसके आगे आप तरंगे बता दो। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि एक लाइन के अंदर आप इंट्रो ज़रूर दे दें उसका। चलिए आगे चलते हैं, तो थर्ड जो हमारा रूल है वो है फोकस ऑन डायरेक्टिव वर्ड्स। डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होता है? अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ,
जैसे कि आलोचनात्मक मूल्यांकन ये अपने आप में एक डायरेक्टिव वर्ड है, या बोल दो विश्लेषण बोल दो। तो अभी इसी लेक्चर में हम लोग ना ये भी समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव वर्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं और किस किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हो सकता है डिफाइन या परिभाषित करें। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, कंसाइज वे में इसका केवल डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, इसकी केवल डेफिनेशन लिखनी है और लास्ट में एग्जाम्पल दे देना है, बस इतना। अगर डिफाइन या परिभाषित करें लिखा हुआ आता है, कुछ नहीं करना है, केवल परिभाषा लिखनी है पैराग्राफ फॉर्म में। ये एकमात्र चीज है जो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, बाकी आपको पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो परिभाषा अगर पूछी जाए तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो और एग्जाम्पल दे दो, दैट्स इट। इसके अगला अगर देखा जाए तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन लिखा आता है बहुत बार, व्याख्या करें। तो कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है उसको डिटेल के अंदर आप समझा दो आंसर के अंदर। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो रिलेवेंट एग्जांपल्स के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी चीज जो आप मतलब बता रहे हो उसके अंदर प्रॉपर एग्जांपल के द्वारा समझा दो। जैसे पल्लवन में जो नहीं होता है, पल्लवन भी एक तरीके की व्याख्या ही है। ठीक है, तो जब भी आपको जीएस के क्वेश्चन में व्याख्या लिखा मिले तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको डिटेल में समझाते हुए एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको सिद्ध करोगे। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए एनालाइज या विश्लेषण। ठीक है, प्रश्न के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है इस तरीके के क्वेश्चंस में, जहां विश्लेषण करने के लिए आपको बोला गया है। मतलब अगर मैं बोलूं कि विश्व युद्धों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, अगर विश्लेषण शब्द आया है तो ये नेसेसिटी हो जाती है कि आप उसको तोड़ करके लिखो। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक, जितनी भी डायमेंशंस हो सकते हैं सबके ऊपर उसके प्रभाव बताए जाए। ठीक है, तो जब भी विश्लेषण आए तो उसमें आंसर में डायमेंशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर थर्ड देखा जाए तो डिस्क्राइब लिखा होता है बहुत बार, वर्णन करें। वर्णन करें का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो भी आप पॉइंट लिखोगे, देखो ये वाला जो पॉइंट है वर्णन करें, ये एग्जैक्टली आरएस में आप इतना इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हो क्योंकि हमारे पास में स्पेस बहुत कम है। यूपीएससी जो है वो 2, 2.5, 3 पेज देती है, तो उसके लिए आप मतलब ये चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर इसका अगर शाब्दिक तरीके से अर्थ देखा जाए तो होता है कि वर्णन अगर आप कर रहे हो, आपने एक कोई पॉइंट लिखा, सब हेडिंग बनाई, अब इसको आप दो दो लाइनों, कम से कम 2 से 3 लाइनों के अंदर आप इसको एलेबरेट करोगे, ये होता है वर्णन। और बार बार ऐसा ही करोगे, पर इतना स्कोप हमारे पास में आरएस में नहीं है। तो आरएस में आप क्या कर सकते हो कि पहला आपने पॉइंट लिखा, इसको 1 से 2 लाइनों तक आप इसको डिस्क्राइब कर दो, अगर वर्णन करे लिखा होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिफ्रेंशिएट या अंतर स्पष्ट करें। देखो, अंतर स्पष्ट करने में हमेशा ये सावधानी रखें कि इस तरीके से अंतर स्पष्ट नहीं करना है कि यहाँ फर्स्ट कुछ लिखा, यहाँ सेकंड कुछ लिखा और अंतर स्पष्ट कर दिया। बेस्ट वे है 3 ऐसी ये बनाई जाए और आधार जरूर लिखे जाएं उसके। ठीक है, यहाँ आधार अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से आपको हमेशा जो अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन है वो इसी तरीके से टैकल करने हैं। 3 कॉलम्स जरूर बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो जस्टिफाई करें या सिद्ध करें लिखा होता है बहुत बार। तो इसका मतलब होता है कि आप हवा में उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब जब भी जस्टिफाई करने के का को आपको बोला गया है तो आपके एग्जाम्पल्स के द्वारा आप उसको बता रहे हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके आंसर में फैक्ट्स होने चाहिए जो बताते हो कि आप जो बोल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नागौर की महिला साक्षरता कम है, कारण कि यहाँ 81% ग्रामीण पॉपुलेशन है। जब आप ये 81% बोलते हो तो इसका सत्यापन होता है, ये जस्टिफिकेशन है, इसे कोई बोलते हैं सिद्ध करना। तो पॉइंट क्या था कि नागौर की महिला साक्षरता अपेक्षाकृत कम है,
ये पॉइंट हुआ। इसमें आपने जब ये जोड़ा कि 81% यहाँ ग्रामीण जनसंख्या है, तब इसका सत्यापन हुआ। तो ये होता है जस्टिफाई करना, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, एन्यूमरेट या विस्तृत विवरण। ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्रमानुसार चीज़ें बताएँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 3 को पहले पे ले आए, फर्स्ट को 5वें पे ले आए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो जिस क्रम में है, उसी क्रम में बताया जाना चाहिए जब अगर विस्तृत विवरण आता है, ठीक है? और हर एक पॉइंट को 2 से 3 लाइनों तक आप इलैबोरेट कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं, इवैल्यूएट या मूल्यांकन कीजिए। अब मूल्यांकन या इवैल्यूएट जैसा कि शब्दों से ही समझ आ रहा है कि आप मूल्यांकन कब कर सकोगे? जब किसी चीज़ का आप पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों बताओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पॉज़िटिव और नेगेटिव बताना है, ठीक है? अगर इवैल्यूएट लिखा आ गया है, तो आपको पॉज़िटिव नेगेटिव बताने ही है। और ये सब बताते हुए भी आपको हर एस्पेक्ट कवर करना है इसका, ठीक है? सारे एस्पेक्ट इसमें होने चाहिए, पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर ही। और ये विथ एग्ज़ाम्पल भी होना चाहिए, ठीक है? तो जब भी मूल्यांकन का प्रश्न आए, तो पॉज़िटिव नेगेटिव बताया जाए, सभी डायमेंशंस कवर की जाएँ और एग्ज़ाम्पल्स भरपूर होने चाहिए। 9th अगर देखा जाए, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। इसमें क्या करना है? क्योंकि मूल्यांकन जुड़ा है, इवैल्यूएट जुड़ा है, तो करना तो पॉज़िटिव और नेगेटिव ही है। पर यहाँ आलोचनात्मक मूल्यांकन है, जहाँ हमको आलोचना करते हुए कोई पॉइंट प्रूव करना है, ठीक है? और इसमें भी पूरी डायमेंशंस होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें नेसेसिटी हो जाती है एक कंक्लूजन की। प्रश्न अपने आप में डिमांड करता है कि आप सारी चीज़ें बताने के बाद में एक कंक्लूजन ज़रूर बताएँ कि जहाँ आप पॉज़िटिव एंड पर उत्तर को अपने ख़त्म करेंगे, ठीक है? ये हो जाता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। अगर 10वां देखा जाए, डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या आप सहमत हैं या नहीं? ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले, आंसर की स्टार्टिंग में ही हाँ या ना का प्रयोग करना है, ठीक है? यहाँ से ही स्टार्ट होता है ये आंसर, ठीक है? जब आप ये लिख दो, अब आपने सपोज़ करो कि यस लिखा, हाँ लिख दिया। यस लिखा तो पर इसके पीछे की रीज़न्स अब आपको आगे इलैबोरेट करने हैं, ठीक है? और जब आप इलैबोरेट कर रहे हैं उनको, तो फैक्ट्स होने चाहिए उसके अंदर, कंपल्सरीली फैक्ट्स होने चाहिए, एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए और उन्हीं के थ्रू आपको प्रूव कर देना है कि जो मैंने यस किया है, उसके पीछे मेरे पास कारण है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। यहीं तक थे जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, यहाँ खत्म हो जाते हैं। 10 प्रकार के डायरेक्टिव वर्ड्स हमने समझ लिए हैं। आप वापस रिवाइंड करके भी समझ सकते हैं अगर कोई मुश्किल आ रही है तो। अब अगर अगला रूल देखें तो 5 मार्कर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट, हालाँकि टाइम मैनेजमेंट हमने ऊपर ही देख लिया है। 5 मार्कर के लिए आपको 5 मिनट रखने हैं, ठीक है? अगर पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो 16 क्वेश्चन होंगे आपके पास में, 5 मार्कर्स और 5 मिनट ही रखने हैं आप अपने को। तो 5 से अगर इंटू किया जाए तो 80 मिनट के करीब ये, ठीक है? 80 मिनट बनते हैं ये। अगर 80 मिनट आपको प्रत्येक पेपर में 5 नंबर को देने हैं, ठीक है? इसके आगे हम चलते हैं कि अगला जो रूल है, ऐड सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप आंसर सपोज़ करो अब खत्म कर चुके हो, इस आंसर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी करंट का फैक्ट या कुछ भी करंट का याद आ रहा है, तो आप एक लाइन में ज़रूर लिख दीजिए। जैसे सपोज़ करो कि राष्ट्रीय अवार्ड्स की बात चल रही है उत्तर के अंदर कहीं, तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि 2025 में राजस्थान से इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है? जैसे सपोज़ करो जीआई टैग की बात चल रही है, आपने उत्तर पूरा कर दिया, उसके बाद में एक लाइन में आप लिख सकते हो कि जो वर्तमान में 2025 में इस पदार्थ को या वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, इस तरीके से। आगे चलते हैं। यहाँ
यहाँ 2 मार्कर और 5 मार्कर की जो अप्रोच है वो खत्म होती है। पर इसके साथ-साथ जो वहाँ रूल्स बताए गए हैं, उनके साथ-साथ जो फर्स्ट वीडियो के जो रूल्स थे, जो कि हर एक आंसर पे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो भी आपको मतलब ध्यान रखना है कि एक तो स्ट्रक्चरिंग जो है, आंसर के अंदर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना लिखें कि महत्व ऊपर आ गया और परिभाषा नीचे आ गई, उसके नीचे उपयोग आ गए, फिर एग्ज़ाम्पल कहीं दूसरी जगह दे दिया, इस तरीके से नहीं लिखना है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर के अंदर। दूसरा, कीवर्ड्स का मैक्सिमम यूज़ करना है, चाहे वो 2 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या 10 मार्कर हो। कीवर्ड्स जैसे ही दिखते हैं, तो नंबर आते हैं। अगर आपने ये सुना भी है कि जो मॉडल आंसर की बनती है आरपीएससी के अंदर, उसमें भी कीवर्ड्स लिखे होते हैं। तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो कीवर्ड्स मैच किए जाते हैं आपके आंसर से। अगर कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो नंबर बहुत अच्छे मिल जाता है। चलिए, अगला हम देखें तो आंसर इन अ पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है? जो परिभाषा वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, परिभाषा के अलावा जितने भी प्रश्न हैं, सबका आंसर पॉइंट फॉर्म में ही किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे पास में स्पेस की बहुत कमी है, इस वजह से भी पॉइंट फॉर्मेट ज़्यादा कारगर है। अगर यूपीएससी की जैसे अगर उतने पेजेज़ हमको दिए जाएँ, तो हालाँकि हम लोग पॉइंट फॉर्मेट नहीं लिख सकते हैं। उस तरीके से अगर वर्णन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है? और एक जो हेडिंग है वो क्वेश्चन से ही ली जानी चाहिए। हर एक प्रश्न में ये बात लागू होती है। सपोज़ करो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 3 कोई भी कृतियाँ लिखिए, तो आपकी हेडिंग यही होगी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख कृतियाँ, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। कुछ भी मतलब ऊट-पटांग लिखने की बजाय आप जो प्रिसाइज़ लिखेंगे, उसके नंबर ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं। प्रेज़ेंटेशन जैसा कि आपको अभी बताया गया, जो 2 मार्कर हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है प्रेज़ेंटेशन का। 10 मार्कर में भी स्कोप है। हालाँकि 5 मार्कर में इतना स्कोप नहीं है, पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ज्योग्राफ़ी का जो क्वेश्चन है, वहाँ तो आप फ़िक्स कर सकते हो कि मैप हर एक क्वेश्चन में मैप बनाना ही बनाना है। या जो फ्लो चार्ट्स हैं, वो भी कुछ-कुछ 5 मार्कर्स में यूज़ किए जा सकते हैं। और लास्ट और फाइनल जो है, वो मैक्सिमम पॉइंट्स विद द एग्ज़ाम्पल्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएँ और अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल उसके अंदर इंक्लूड करें, तो आपका आंसर जो है, वो बेस्ट बन सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो इस प्रकार हैं कि जब कश्ती साबिल व शामिल थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? ये आपकी आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। कहना ये चाह रहा है कि जब सब कुछ ठीक था, तब हमने जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया और अब परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो चुकी है कि हम जो कार्य करना चाहते थे वो अब कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना उत्पन्न हो, इसके लिए आप लोगों से गुज़ारिश है कि अभी से अपनी आंसर राइटिंग में ये सब कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप ये सोचेंगे कि लास्ट में जाके और 1 महीना बचेगा या 15 दिन बचेंगे तब मैं ये सारे नियम कायदे देख लूँगा और उनको इम्प्लीमेंट कर लूँगा। पर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आज ही से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।